जय हिंद। वेलकम टू द त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। माई सेल्फ शैलेंद्र त्रिपाठी वेलकम करता हूँ आज आपका इस यूट्यूब चैनल पे त्रिशूल पे। आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा। आज जैसे देख रहे हो यहाँ मैंने लिखा है फिजिकल वर्ल्ड, ठीक, यानी कि इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। क्या है चैप्टर का नाम? इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। ठीक, आप कभी इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ते हो क्योंकि आपको ये पढ़ाया नहीं जाता है। जब भी आप पढ़ते हो तो आपको डायरेक्ट मात्रक और विमा यानी यूनिट डायमेंशन से स्टार्ट कर दिया जाता है। कोई ये नहीं बताता है कि ये फिजिक्स इंट्रोडक्शन यानी ये वर्ड चैप्टर डाला ही क्यों गया था क्लास 11 में, है ना। ये आज हम सीखेंगे कुछ मेरे तरीकों से, मेरे स्टाइल से, मेरे फ्लेवर से, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्यारा सा आज टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, है ना। क्या है? जैसे आप एक वर्ड देख रहे हो, मैं यहां लिख रहा हूं, ये एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है ये? एक ग्रीक वर्ड। 15वीं सेंचुरी में ये बना, ठीक। इसको जिस साइंटिस्ट ने बनाया उनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने एक वर्ड लिख दिया, ग्रीक वर्ड, जिसको कहते हैं हम, प्रोनाउंसिएशन तो हम कर नहीं सकते, पढ़ तो इसको सकते नहीं कि ग्रीस लैंग्वेज है, मिस्र की कंट्री है ना, इजिप्शियन कंट्री है ये। तो इस वर्ड का मतलब निकाला गया, ठीक। इस वर्ड का जो मतलब निकला वो मतलब था फ्यूजेस। तो बोला गया कि ये फ्यूजेस क्या है। तो इस फ्यूजेस का मतलब निकाला गया बेटा नेचर। क्या निकाला गया? नेचर। क्या निकाला गया? नेचर। और जब नेचर की बात की गई तो इसी नेचर को बोल दिया गया क्या? फिजिक्स। क्या बोल दिया गया? फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब बताया गया बेसिक law of nature that explain everything about the physical world। क्या बोला गया? इस वर्ड का, इस शब्द का मतलब फ्यूजेस है। फ्यूजेस का मतलब होता है नेचर, और इसी नेचर को बोला गया फिजिक्स। और उस फिजिक्स को ही क्या कहते हैं हम? ये बेसिक लॉ है नेचर का, जो हमें पढ़ने को बताएगा पूरे फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। ये एक ऐसा लॉ है, ऐसा नियम है, ऐसा सिद्धांत है जो पूरे संसार यानी यूनिवर्स के बारे में पढ़ने को हमको कहेगा। ये सारी चीजें हमें किस में मिलती हैं? किस सब्जेक्ट में मिलती हैं? फिजिक्स में। क्योंकि फिजिक्स बोलता है, फिजिक्स क्या है कि पूरे नेचर के बारे में हमें पढ़ना। क्या? पूरे नेचर के बारे में पढ़ना। इसलिए फिजिक्स की आपसे डेफिनेशन भी पूछे, परिभाषा पूछे, तो आप बोल सकते हैं बेसिक लॉ ऑफ नेचर एक ऐसा नियम है नेचर का, जितने भी वस्तुआं, ऑब्जेक्ट या बॉडीज होती हैं यूनिवर्स में या पूरे फिजिकल वर्ल्ड में, उनके बारे में हमको पढ़ने को मिलता है उसे नेचर में। उस नेचर को क्या बोलते हैं हम? फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। फिर बोला गया जब 3 सब्जेक्ट की तुलना की गई, कंपैरिजन किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट। फिजिक्स को राजा बताया गया सारे सब्जेक्ट का, ठीक। केमिस्ट्री को बोला गया कि ये सिर्फ रिएक्शन के लिए यूज होती है, हम पढ़ते हैं कंपैरिजन करने के लिए। मैथ्स को बोला गया क्वीन यानी रानी है इन सब्जेक्ट में, यानी कि राजा है फिजिक्स, रानी है मैथ। तो इसका मतलब फिजिक्स और मैथ में क्या है? रिलेशन है। इसलिए हम कुछ जो चीज मैथ्स में पढ़े रहते हैं वो हमें फिजिक्स में मिलती है, और फिजिक्स में पढ़े रहते हैं तो
मैथ्स में मिलती है हमें। इसीलिए फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, भौतिकी में हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, वह भी क्लास 12th में जाके हम पढ़ते हैं मैथ्स में, है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझाई गई कि कैसे फिजिक्स और मैथ में रिलेशन है, क्योंकि अगर वो राजा है तो मैथ्स क्या है, क्वीन है। ठीक, ये चीज समझिए आप। फिर क्या बताया गया, फिर बोला गया कि फिजिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फिजिक्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से, चलिए देखिए। इतना क्लियर हो गया, चलिए मिटाते हैं। फिजिक्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फिजिक्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया। Physics are divided into 2 parts। पहला है बेटा यूनिफिकेशन। पहला क्या है, यूनिफिकेशन। मतलब क्या है, ऑल लॉ which are explained in all phenomenon, तो correct, all phenomenon which are explained in one law that are called unification। उसको क्या कहते हैं हम, यूनिफिकेशन कहते हैं। कि जितने भी फिनोमिनन होंगे, चेंजेस हो रहे होंगे इस यूनिवर्स में, संसार में, उनको हमने एक्सप्लेन किया साइंटिस्टों ने एक लॉ पे, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को एक नाम दे दिया गया यूनिफिकेशन। क्योंकि यूनि का मतलब अगर हम एक तरह से निकाल लें तो मतलब होता है एकता, समूह, है ना, एक साथ जिस चीज को पढ़ना हो। तो यूनिवर्स में काफी चेंजेस आ रहे थे, है ना, कई सालों पहले जो साइंटिस्ट उन्होंने देखा, आज के समय के जो साइंटिस्ट उन्होंने देखा, है ना। तो जितने भी चेंजेस हुए, अगर ये सारे चेंजेस हमारे सामने रख दिए जाएं तो हमको पढ़ने के लिए बहुत समय लग जाएगा। तो क्या किया, सारे चेंजेस को एक ही लॉ पे एक्सप्लेन कर दिया गया, एक ही सिद्धांत पे एक्सप्लेन कर दिया गया। तो जब जितने फिनोमिनन को हम एक लॉ पे एक्सप्लेन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल है, जैसे आप जानते हो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लगती है उसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। यहाँ कई फिनोमिनन देख लें पहले इस पे, है ना, क्योंकि बोला गया है कि सारे फिनोमिनन एक लॉ पे एक्सप्लेन होंगे। तो वो लॉ का नाम तो लिख दिया गया है यहाँ, वो फिनोमिनन क्या है, ठीक, वो एग्जाम्पल क्या है। पहला है जैसे एप्पल फॉलिंग। जब एप्पल पेड़ से गिरता है, ट्री से टूटता है, तो नीचे क्यों गिरता है, ऊपर नहीं जाता है, किसके वजह से आया नीचे, ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से। ठीक, तो उस पर भी कौन सा लॉ लगा, ग्रेविटेशन का। दूसरा, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। मून अर्थ के चारों ओर घूमता है, किस लिए घूम रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। कभी टकराया नहीं अर्थ से, क्यों, क्योंकि वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, और अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स लग रही है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, ठीक, नियतांक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एक प्लैनेट्स में के बीच में भी लगते हैं, सैटेलाइट्स के बीच में भी लगते हैं। तीसरी चीज क्या है,
पेंडुलम स्विंग, पेंडुलम का स्विंग करना। जैसे हमने एक रिजिड बॉडी ली, थ्रेड लिया, स्ट्रिंग लिया, एक बॉब है, बॉब पे फोर्स लगाया तो बॉब कुछ ऐसे ऐसे मूव किया, आपका डिस्प्लेसमेंट हुई, और वो धीरे धीरे किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो रेस्ट पे क्यों आया, क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रही थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से वो किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो क्या हमेशा वो मूव ही करता रहता। तीनों अलग फिनोमिनन है, तीनों एक अलग एग्जाम्पल हैं, लेकिन तीनों किस पे एक्सप्लेन हुए, एक ही लॉ पे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस प्रोसेस फिनोमिनन को क्या बोला गया, यूनिफिकेशन। कि कई फिनोमिनन होंगे इसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, कोई भी, देखो आप निर्भर नहीं करते एक दूसरे पे, लेकिन कैसा लॉ है ये, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। क्यों, क्योंकि एक्सप्लेन हुआ है एक ही लॉ पे, फिनोमिनन अलग है लेकिन एक ही लॉ पे एक्सप्लेन हुआ है। जैसे हम बोल दें, एक और एग्जांपल ले लें, आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कितने फिनोमिनन पे एक्सप्लेन है, आप कई ब्रांच में फिजिक्स के पढ़ते हो उसे, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है, तो आपने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये वो एनर्जी है बॉडी की जो ना ही बनाई जा सकती है ना, ये वो ऊर्जा है किसी वस्तु की जो ना बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है, बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में से ट्रांसफर यानी हम भेज सकते हैं, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लेकिन इसके फिनोमिनन देख लो कितने ढेर सारे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए पहला है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आप लेंज लॉ में पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर में, ठीक। तो लेंज लॉ में भी जो लगता है लॉ, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है। फिर आप पढ़ते हो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में भी, ठीक। फिर आप पढ़ते हो इसको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटरी में भी, कैलोरीमीटरी, ठीक। ये तीन चीज हुई। इसके बाद अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम देखें तो आप बर्नौलीज थ्योरम में भी पढ़ते हो, अब चारों फिनोमिनन को देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी है, थर्मोडायनेमिक में है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ फ्लूइड में भी है, ठीक, बर्नौलीज थ्योरम में भी है। चारों अलग है, चारों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन चारों एक्सप्लेन किस पे हो रहा है, एक ही लॉ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऊपर हेडिंग लिखी है यूनिफिकेशन, इसकी डेफिनेशन सही है कि जितने भी फिनोमिनन होंगे उन्हें हम एक लॉ पे जब पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन कहलाता है। ये देखो एक एग्जांपल, इतने लॉ हैं, इतने फिनोमिनन हैं, है ना, सब अलग है, सबको पढ़ेंगे सब अलग हैं, अलग अलग ब्रांच फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन एक्सप्लेन किस पे हुआ, एक ही लॉ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। समझे यूनिफिकेशन क्या है, ये है यूनिफिकेशन कि एक समूह बना के, ग्रुप बना के सारे फिनोमिनन को जब हम एक रूल में पढ़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन। पहला हो गया फिजिक्स का डिवाइड टू पार्ट में, दूसरा क्या है, दूसरे को बोलते हैं हम रिडक्शनिज्म। क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म। देखिए रिडक्शनिज्म क्या है, रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म का मतलब है बेटा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस comes into simpler forms। क्या मतलब है, जितनी भी बड़ी कैलकुलेशन होंगी उन्हें हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो उसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। क्योंकि रिडक्शनिज्म जिस वर्ड से आया है
इसका मतलब है रिड्यूस, यानी कम होना, कम करना। ठीक, कैसे? फिजिक्स में आप जान पाते हो जो डेरिवेशन, और जितने भी डेरिवेशंस होते हैं आपने देखा होगा एक बार में पूरा एक्सप्लेन नहीं होता है। जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो आपने ऐसे पढ़ा होगा, याद होगा आपको, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के छत पे एक बॉडी है, वहाँ पे आप ऊर्जा उसकी निकालते हैं, टोटल एनर्जी, फिर बीच में जब आती है तब उसकी एनर्जी आप निकालते हो, जब वो नीचे आती है तब निकालते हो। ठीक, और तीनों पे बोल देते हो कि एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन देखो 3 हिस्सों में तोड़ा गया। क्या फिजिक्स में ऐसे बताया आपको कि यहाँ कोई बॉडी यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिरी तो वहाँ की ई कितनी आएगी, प्रूव ऐसे किया गया? नहीं, तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन किया गया ना। यहाँ से यहाँ तक बताया, यहाँ से यहाँ आई तब बताया, फिर यहाँ से यहाँ आई तब बताया। तो यानी फिजिक्स क्या बताता है, डेरिवेशंस क्या बताता है? फिजिक्स कहता है कि मैं जितनी भी बड़ी चीज रहेगी मैं उसको तोड़ तोड़ के क्या बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा, उसके बारे में समझाऊंगा। इसलिए फिजिक्स में डेरिवेशन आया। डेरिवेशन क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके बताता है हमें। इसीलिए फिजिक्स का जो दूसरा भाग है, पार्ट है, वो क्या है, रिडक्शनिज्म। एक लॉ था, दूसरा है रिडक्शनिज्म, यानी डेरिवेशंस को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके तोड़ के पढ़ाना। ठीक, ये है रिडक्शनिज्म। क्लियर? इतना अभी तक। तीसरी चीज हम बात करते हैं, इस फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना जरूरी है ना? चलिए, स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के स्कोप की बात करते हैं हम जरा। स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब है फिजिक्स हम पढ़ते क्यों है ना? चलो, जब फिजिक्स स्टार्टिंग में इसको बनाया गया, ठीक है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड थी। एक था मैक्रोस्कोपिक और एक था माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक और दूसरा था माइक्रोस्कोपिक। बेटा मैक्रो का मतलब होता है, एक तरह से बोला गया है कि मैक्रो का मतलब है ऑब्जेक्ट, वस्तु बहुत बड़ी बड़ी रहेगी, ग्रह जैसे प्लैनेट्स, है ना, माउंटेन, रॉक्स की बात की जाएगी, तो मैक्रो का मतलब है बड़े बड़े ऑब्जेक्ट रहेंगे, है ना। मैक्रोफिजिक्स को, मैक्रोफिजिक्स और माइक्रोफिजिक्स, इसको मैक्रोफिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स, ट्रेडिशनल फिजिक्स भी कहते हैं। ये सबसे पुरानी होती है। ठीक, तो ये जो मैक्रोफिजिक्स है ये 4 पार्ट में डिवाइड हुई। पहली थी मैकेनिक्स, जो आप पढ़ते हो, है ना। दूसरी थी हीट एंड थर्मोडायनेमिक। तीसरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक, हीट एंड थर्मोडायनेमिक। तीसरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और चौथी थी बेटा आपकी ऑप्टिक्स। ठीक, ये है 4 ब्रांच फिजिक्स की नई जो हम पढ़ते हैं। ठीक, मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक आप क्लास 11th में पढ़ते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स आप क्लास 12th में पढ़ते हो। ठीक, कुछ सालों बाद, कई सालों बाद एक नई फिजिक्स की ब्रांच बनी, इसे बोला जाता है माइक्रो फिजिक्स ब्रांच। माइक्रो का मतलब होता है इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे, छोटे छोटे। तो छोटे छोटे पार्टिकल कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, है ना, कंपाउंड, एलिमेंट, ये सारे जब मिले हमें तो इनको भी फिजिक्स में रखा गया और इनको बोला गया माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। तो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के लिए हम इस नाम से, जो अभी आप लोग जानते हो, इसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। क्या नाम है इसका? क्वांटम फिजिक्स। इसको हम मॉडर्न फिजिक्स नाम से भी पढ़ते हैं।
तो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं और मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं, जिसमें हमें पढ़ने को क्या क्या मिलता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड इट्स एप्लीकेशन, डिवाइसेस एंड इट्स एप्लीकेशन। ये किस क्लास में पढ़ते हो, क्लास 12। तो इस तरह आप 11 से 12 तक फिजिक्स पूरा पढ़ते हो 2 साल तक। ठीक, ब्रांचेस समझ में आ गए कैसे आई। चलिए फिर हमको जो बताना है वो क्या है, उसको समझिए आप। क्या फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ कोई रिलेशन है, संबंध है, हाँ या ना, सोचिए जरा, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक, इसको लिख लिया आप लोगों ने, चलिए इसको रफ करते हैं, सोचिए इसके बारे में। क्या फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ कोई संबंध है? अगर फिजिक्स टेक्नोलॉजी का संबंध है या नहीं भी है तो क्या सोसाइटी पे उसका कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखो तो क्या बोला मैंने, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी का कोई रिलेशन है और उनका रिलेशन क्या सोसाइटी से है, ये बताओ। तो इधर देखो, सबसे पहले जब फिजिक्स बनी तो मना क्या था, इंजन, है ना, कुछ एग्जांपल लेकर हम समझ रहे हैं। इंजन बना था तो कुछ लोग बैठे हुए थे, ठीक, उन्होंने इस इंजन का काम कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, बोला कि हम जो काम कर रहे हैं ये 2 दिन लग जाता है, मान लो, है ना, ये 2 दिन लग जाता है खत्म होने में, तो क्यों नहीं कुछ ऐसा हो कि ये काम तुरंत 1 या 2 घंटे या 3 घंटे में खत्म हो जाए, तो हमको इंतजार भी ना करना पड़े और काम खत्म हो जाए तो हम भी आराम से बैठ सकें, चलो काम खत्म हो गया, दूसरा काम करते हैं। तो क्या किया जाए, तो किसी ने बोला क्यों नहीं हम इसकी ताकत को बढ़ा दें, यानी इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दें, एफिशिएंसी को बढ़ा दें, एफिशिएंसी इंक्रीज कर दें। तो बढ़ा देने का मतलब क्या है, कैसे बढ़ाएं? तभी उसके लिए यहाँ पे जन्म हुआ टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। पर टेक्नोलॉजी के जन्म के वजह से जब ये इसकी एफिशिएंसी इंजन की बढ़ी तो फिजिक्स की एक नई ब्रांच बनी बेटा, जिसको हम पढ़ते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक। हीट एंड थर्मोडायनेमिक फिजिक्स की नई ब्रांच मिली। तो टेक्नोलॉजी पे फिजिक्स क्या है, निर्भर कर रही है। यानी ये रिलेशन किसका आया, टेक्नोलॉजी से फिजिक्स का। टेक्नोलॉजी का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि फिजिक्स को आगे बढ़ाना था, इसलिए। तो फिजिक्स से टेक्नोलॉजी नहीं आई, आई होगी, कैसे? क्योंकि आप जानते हो ही हो, देखो कैसे, आप जानते हो सेमीकंडक्टर डिवाइस फिजिक्स की एक ब्रांच है और उसके एप्लीकेशंस, है ना। इस सेमीकंडक्टर में आप सिलिकॉन चिप के बारे में पढ़ते हो, इसके बारे में पढ़ते हो, सिलिकॉन चिप। और यही सिलिकॉन चिप हमें आज के ज़माने में क्या दे रही है, लैपटॉप मिल रहा है, उसके जैसे कंप्यूटर मिला है, ठीक, वॉच मिली है डिजिटल, पैड मिला है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो फैसिलिटी टेक्नोलॉजी की मिली है, किसके वजह से मिली है, फिजिक्स की नई ब्रांच जो थी, एक ब्रांच सेमीकंडक्टर डिवाइस, उसके वजह से मिली है। तो इसका मतलब फिजिक्स ने यहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़ा दी, है ना। तो फिजिक्स से हमें क्या मिली, टेक्नोलॉजी मिली। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी ने फिजिक्स दिया था तो हमें लगा कि टेक्नोलॉजी पे फिजिक्स निर्भर है, नहीं, पता है हमें चला कि फिजिक्स से भी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, यानी टेक्नोलॉजी भी फिजिक्स पे निर्भर करती है। जैसे और फिजिक्स ने हमें क्या दिया, आपने तीसरा ये भी जानते हो कि EMW चैप्टर 1 पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्लास 12th में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, फिजिक्स है ना, फिजिक्स में पढ़ते हो आप।
इसके वजह से आपको 3G, 4G, 5G जो वायरलेस कनेक्शन हैं, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें हमें कैसे मिली? इस चैप्टर EMW के वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वजह से, यानी फिजिक्स के वजह से। तो लो फिजिक्स से फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी। तो ये बताया गया, इसको मतलब फिजिक्स और टेक्नोलॉजी क्या है, एक दूसरे पे निर्भर करती हैं। फिजिक्स है तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है तो फिजिक्स है। ठीक, क्लियर हुई थी बात? तो जब फिजिक्स और टेक्नोलॉजी बेटा मिलेंगी तो क्या सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा? सोसाइटी बहुत अच्छी बनेगी। सोसाइटी क्या होगी? बहुत अच्छी बनेगी। कैसे? सोचो, एक गांव था, बंजर था, बैरन था, ठीक, अचानक वहां रोड बनने लगी, खंबे लगने लगी, बिजलियां आने लगी। जब खंबे लगे, बिजलियां आने लगती हैं, डैम सही बनने लगे, ठीक, बाढ़ ना आए, तो क्या होता है? वहाँ की व्यवस्था बढ़ने लगती है, स्कूल बनने लगते हैं, हॉस्पिटल बनने लगते हैं, बिल्डिंग बनने लगती हैं, ठीक, इंडस्ट्री खुलने लग जाती है। तो उस गांव का क्या है, सोसाइटी का, उसका प्रगति हो रही है ना, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उसमें धीरे धीरे क्या होगा, उनकी सोसाइटी क्या होगी? अच्छी होने लगेगी। इसका मतलब जब भी फिजिक्स टेक्नोलॉजी मिलेगी तो सोसाइटी क्या होगी? हमेशा बहुत अच्छी होती चली जाएगी। तो फिजिक्स टेक्नोलॉजी के वजह से सोसाइटी अच्छी होती है, कभी खराब नहीं होती है। ऐसा है, हो सकती है। जैसे टेक्नोलॉजी ने, फिजिक्स ने हमारे लिए एक वरदान है, बून है, तो कर्स भी है, श्राप भी है ना। फिजिक्स हमारे लिए बून है, वरदान है, तो कर्स भी है, श्राप भी है। बून तो तुम्हें दिख गया, टेक्नोलॉजी मिली, है ना। कर्स का मतलब क्या है? श्राप। तो श्राप क्या है हमारे लिए? एटॉमिक बॉम्ब, जापान पूरा उड़ा दिया गया था अमेरिका ने, फिजिक्स से ही तो बने थे सब। फिजिक्स ना होती तो क्या कभी वो बन पाता? तो कभी उन लोग देश के साथ ऐसा हो पाता? कभी नहीं, है ना। तो हम हथियार भी बना रहे हैं, वेपन्स भी बना रही है कंट्री, हर कंट्री फिजिक्स की मदद से ही तो बना रही है। तो फिजिक्स अगर वरदान भी है, बून भी है, तो श्राप भी है हमारे लिए। क्या है ये? श्राप। तो हर चीज में होता है वरदान और श्राप, है ना। ये चीज तो बहुत कॉमन है, हमें पता होनी चाहिए। तो बेटा ये था हमारे आज पूरे इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में, फिजिकल वर्ल्ड में, कि फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं हम, कैसे आई। ठीक, क्लियर हुआ सारी चीजें, क्या था। चलिए फिर हम आगे अगर हम बात करना चाहें तो आप इसी तरह फोर्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक। तो आप जानते हो जैसे फोर्स बहुत सारी होती है, ढेर सारी होती है ना। फोर्स ढेर सारी नहीं होती, फोर्स सिर्फ 4 ही होती है फिजिक्स में। उन 4 फोर्स के कई फोर्स होती है, जिसे आप बल कहते हो। तो वो 4 फोर्स का नाम क्या है? पहली फोर्स का नाम है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरी फोर्स का नाम है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। और तीसरी फोर्स का नाम है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथे का नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 ही फोर्स होती हैं फिजिक्स में, और इन्हीं 4 फोर्स के कई पार्ट्स होते हैं जो हम आप पढ़ते हैं, ठीक। तो 4 ही फोर्स होती हैं और 4 ही फोर्स हम पढ़ते हैं। सबसे ताकतवर कौन सी फोर्स होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे कमजोर कौन सी होती है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। नंबर 4 पे, ठीक, नंबर 4। दूसरे नंबर पे कौन सी फोर्स होती है? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और नंबर 3 पे, यानी लास्ट से सेकंड लास्ट पे कौन होती है? तो वो होती है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कुछ ऐसे आपका बनेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर ग्रेविटेशन, फिर वीक। ये है रिलेशन इन फोर्स में, ठीक है। ये था पूरा सारा इस चैप्टर में। और इसके बाद जब रिचर्ड फेमिनन एक साइंटिस्ट आए, उनने फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जो आप पढ़ते हो फिजिकल क्वांटिटी, यानी जिसमें आप पढ़ते हो यूनिट एंड डायमेंशन, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक।
उनका भी बहुत महत्व था फिजिक्स में। अगर उन्होंने ये चैप्टर नहीं दिया होता तो हम फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं आज नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उनके वजह से ही हम यूनिट ऑफ डायमेंशन सीखा हमने। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।